बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 5 दैट इज़ मेमोरेंडम्स, मीटिंग्स, डॉक्यूमेंट एंड प्रपोजल्स। मेमोरेंडम देखेंगे बिजनेस का, हमेशा किसी ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का एक मेमोरेंडम होता है। हम उसको देखेंगे सैम्पल ऑफ बिजनेस मेमो। इसको सैम्पल ऑफ बिजनेस मेमो भी कहते हैं। हम डिटेल से पढ़ेंगे ये होता क्या है। मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, टाइप ऑफ मीटिंग मिनट्स, प्रपोजल, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस प्रपोजल। सबसे पहले देखें मेमोरेंडम क्या होता है। मेमोरेंडम इज़ ब्रीफ इनफॉर्मल रिपोर्ट यूज टू एस्टैब्लिश अ रिकॉर्ड। क्या है ब्रीफ? ब्रीफ का मतलब होता है एक मुफस्सल। इनफॉर्मल रिपोर्ट, फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है, यानी कि बगैर किसी कायदो ज़ाबित को उसमें रखे बगैर मलहूज उसमें हर चीज़ लिखी जाती है। बिजनेस रिकॉर्ड की, एक कंपनी के, एक ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड को इस्टेब्लिश करने के लिए जो एक ब्रीफ और इनफॉर्मल रिपोर्ट है उसको हम मेमोरेंडम कहते हैं। Memos generalize the communication process by transmitting the message from one or more authors to one कर रहे होते हैं। तो ऑथर्स अब एक या दो, यानी कि एक से या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं उसके लिखने वाले ऑथर्स, और रिसिपिएंट्स यानी कि जो रिसीवर्स होते हैं जिनको वो मेमोरेंडम या वो मेमो भेजा जा रहा होता है वो भी वन और मोर यानी कि एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा, अब ये मेमोज क्या करता है? जनरलाइज करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस को। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है कि ऑथर ने यानी कि लिखने वाला, अगर आप कह लें कि उसका रिकॉर्ड्स के मामले में कोई उसका काम है कंपनी में, और जो दूसरे रिसिपिएंट्स हैं उनके ये काम है कि वो उन्होंने सिर्फ मेंटेन करना है रिकॉर्ड को। अब जो ऑथर्स हैं वो सारा रिकॉर्ड जो वो बनाएंगे वो मेंटेन रिकॉर्ड करने वाले को यानी कि रिसीवर को सेंड करेंगे। अब उनका ये जो एक को दूसरे को भेजने का जो प्रोसेस है इसको कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं ना, एक दूसरे से कनेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है। अच्छा, अब मेमोज जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को जनरलाइज करता है, यानी कि उसको ईजी बनाता है, उसको जनरलाइज करता है। किस तरह? बाय ट्रांसमिटिंग द मैसेज ट्रांसमिट होता है वन और मोर ऑथर से वन और मोर रिसीवर्स की तरफ। ठीक है, मैसेज वो क्या होता है? वो रिकॉर्ड्स होते हैं जो मेंटेन करने होते हैं मेमोरेंडम में। ईमेल मैसेज टिपिकली टेक द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडा। ईमेल मैसेज यानी कि टिपिकली वो ईमेल के थ्रू भेजे जाते हैं। एक जो ऑथर होता है वो रिसीवर को ईमेल के वाया ईमेल वो अपना जो मैसेज है वो ट्रांसमिट करता है। मेमोरेंडा आर रिटन फॉर न्यूमरस इंटरनल पर्पजेज। इसकी और भी ढेर सारी वजूहत होती हैं जिसकी वजह से मेमोरेंडा लिखा जाता है। अब आपको पता चल गया ना मेमोरेंडा का, जहाँ बार बार वर्ड आएगा तो आपको क्लियर हो गया मेमोरेंडा होता क्या है। अब मेमोरेंडा सिर्फ ये मैसेज ट्रांसमिट करने के लिए या कम्युनिकेशन प्रोसेस को जनरलाइज करने के लिए नहीं होता, और भी बहुत से इसके इंटरनल पर्पसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल देखें, टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए अगर ऑथर को, तो वो उससे रिसीवर से करेगा रिक्वेस्ट कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन आप भेज दें। मेमोरेंडा भेज रहा है इन्फॉर्मेशन को मांगने के लिए भी, यानी कि उससे इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर रहा है वो। टू मेक अनाउंसमेंट्स, अनाउंसमेंट कोई चीज़ अनाउंस करनी है, आपने कोई प्रोक्लेम करना है, उसके लिए भी आप मेमोरेंडा लिख सकते हैं। टू आउटलाइन पॉलिसीज़, पॉलिसीज़ को आउटलाइन करने के लिए। एंड टू ट्रांसमिट मीटिंग मिनट्स, अपने मीटिंग का प्लान को, मीटिंग मिनट्स को ट्रांसमिट करने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए भी आप जो लिखते हैं बिजनेस मैसेज, उसको एक किस्म का मेमोरेंडा कहते हैं। ठीक है, बिजनेस मैसेज टिपिकल वर्ड यहाँ यूज़ नहीं करना, आपने वर्ड मेमोरेंडा यूज़ करना है यहाँ, या मेमोरेंडम। द मेमोरेंडम बॉडी, जनरली द टॉपिक्स ऑफ द मेमोरेंडम आर ऑर्गेनाइज इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस विद द की स्टेटमेंट फर्स्ट एंड द डिटेल्स फर्दर ऑन। कैसे उसकी स्टेटमेंट इस्टेब्लिश की कहते हैं मेमोरेंडम की, कि सबसे पहले की जिसको हम टॉपिक सेंटेंस नहीं कहते थे पैराग्राफ में, मेमोरेंडम में उसको हम कहते हैं की स्टेटमेंट। उसको टॉपिक सेंटेंस को ही आप समझ लें की स्टेटमेंट कहा जा रहा है, और फिर बाद में सपोर्टिंग डिटेल्स जो होती थी उनको डिटेल्स फर्दर ऑन। ठीक है, बाद में उसको डिटेल कहा जा रहा है। द मेमोरेंडम शुड नॉर्मली बिगिन विद अ ब्रीफ समरी स्टेटमेंट। अब जो उसकी स्टेटमेंट है, की स्टेटमेंट, टॉपिक सेंटेंस जिसको आप समझ लें, वो ब्रीफ होनी चाहिए। समरी स्टेटमेंट मीन्स वो छोटी सी होनी चाहिए, वो आपने डिटेल में नहीं देनी। आपको पता है हमेशा टॉपिक सेंटेंस छोटा होता है, यानी कि सिंपल होता है। वैसे ही जो की स्टेटमेंट है मेमोरेंडम की, वो ब्रीफ और समरी स्टेटमेंट होनी चाहिए इन वन और टू सेंटेंसेस। एक या दो, इससे ज़्यादा उसके सेंटेंस नहीं होने चाहिए स्टेटमेंट के। ठीक है, समरी स्टेटमेंट जो होती है, जो की स्टेटमेंट है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी मेमोरेंडा की। आइडेंटिफाई द की टॉपिक एंड द स्कोप ऑफ द मेमोरेंडम। क्या क्या ये आइडेंटिफाई करेगी? जो स्टेटमेंट है समरी स्टेटमेंट, की स्टेटमेंट क्या करेगी? उसके टॉपिक को आइडेंटिफाई करेगी। स्कोप यानी कि उसकी इसके बारे में, जिसको हम सेंट्रल आइडिया क्या करते थे पैराग्राफ का, ये मेमोरेंडा की जो की स्टेटमेंट है उसके सेंट्रल आइडिया को, उसके मेन पर्पज़ को, उसके टॉपिक को, स्कोप को डिस्कस करेगी, बताएगी। ठीक है, आइडेंटिफाई करेगी। सैम्पल मेमो फॉर्मेट टैम्पलेट, अभी आपको एक टैम्पलेट प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी कि मेमो का एक फॉर्मेट मेमोरेंडम का देखते हैं हम इसको।
टू आगे डबल डॉट है तो इधर लिखना है टू, यानी कि जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम लिखना है, और फ्रॉम जिसकी तरफ से भेजा जा रहा है उसका नाम, आगे डेट आ जाएगी और सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट का मतलब है जिस वजह से वो भेज रहा है, मीटिंग मिनट्स को डिस्कस करना चाह रहा है, इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर रहा है, या फिर कुछ और चीज़ अगर उसको डिस्कस करना चाह रहा है तो वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस जो हमने की स्टेटमेंट ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है, वो होगी। उसके बाद रीजन्स फॉर द मेमो, सेकंड पे अपने रीज़न लिखने कि आपने इसको मेमोरेंडम को क्यों आप ट्रांसमिट कर रहे हैं। सेकंड सेंटेंस में मेन बॉडी आ जाएगी, यानी कि आगे मेन बॉडी जिसको हम सपोर्टिंग डिटेल्स कहा करते थे। ठीक है, एनी इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन, फिर अगर कुछ आपने इंस्ट्रक्शन देनी है या इन्फॉर्मेशन सीख करनी है या देनी है वो बताएंगे। फिर लास्ट पे क्लोजिंग सेंटेंस जिसको हम कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कहते थे, कंक्लूडिंग सेंटेंस कहा करते थे, याद होगा ना आपको, उसको यहाँ पे मेमोरेंडा में हम क्लोजिंग सेंटेंस कहेंगे। ओके, व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ द रीडर, फॉर एग्जांपल कंफर्मेशन, आंसर और फीडबैक। अब लास्ट पे लिखना है कि रीडर से उसको क्या चाहिए, कुछ चीज़ की कंफर्मेशन चाहिए, आंसर चाहिए, फीडबैक चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, या उसको वो कुछ प्रोवाइड कर रहा है या उससे कुछ उसको चाहिए भी, या सिर्फ उसको बताना इन्फॉर्मेशन, सिर्फ उसको मेमोरेंडम पहुंचाना ही मतलब है, ये उसने लास्ट पे लिखना है। ठीक है, क्लोजिंग सेंटेंस में ये चीज़ होगी, क्लोजिंग स्टेटमेंट में। नेक्स्ट है मीटिंग डॉक्यूमेंट्स। यूज़ मीटिंग डॉक्यूमेंट्स एज टूल्स टू एनकरेज प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट मीटिंग्स। अच्छी मीटिंग्स को, अपनी मीटिंग्स को एनकरेज करने के लिए, प्रोडक्टिव एफिशिएंट मीटिंग्स के लिए, यानी कि अपनी मीटिंग्स को मौसर बनाने के लिए हम मीटिंग डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं। अच्छा, टू प्रिंसिपल मीटिंग डॉक्यूमेंट्स आर द एजेंडा विच टेल्स पार्टिसिपेंट्स अबाउट द टॉपिक्स दैट विल बी डिस्कस एट द मीटिंग। अब हर मीटिंग का एक एजेंडा होता है। एजेंडा क्या करता है, वो ये बताता है कि जो टॉपिक मीटिंग में डिस्कस होना है। अब देखें ना, आपने एक लेटर है या आप कह लें अपने एक मेमोरेंडा ही भेजा है अपने सारे, आप एक कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के समझें चीफ सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो आपने क्या किया, अपने सारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी आपने मीटिंग कॉल करनी है। आपने मेमोरेंडा लिखवाया, ये लिखा है जैसे भी वाया ईमेल मेमोरेंडा सबको भेजा कि आप मीटिंग में पार्टिसिपेट करें। अब वो उन्हें तो नहीं पता कि मीटिंग किस चीज़ के लिए कॉल करनी, आप एक एजेंडा करेंगे सर्कुलेट सबको, कि एजेंडा से उन्हें पता चल जाएगा कि मीटिंग का टॉपिक क्या, उसमें डिस्कस क्या करना। ठीक है, अब हो सकता है कि वो अपना उस बारे में नॉलेज वो भी पॉलिश करके आए ताकि वो मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सके ना, आपका ज़्यादा अच्छी मीटिंग, एफिशिएंट और प्रोडक्टिव मीटिंग आपकी हो सके। समझ रहे हैं ना बात, इसलिए एजेंडा रिक्वायर्ड होता है एवरी मीटिंग के लिए। तो उसको एजेंडा को एक किस्म का एन इंपॉर्टेंट मीटिंग डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये बताता क्या, टॉपिक के बारे में बताता है, और एंड मीटिंग एंड माइन्यूट्स, एक एजेंडा हो गया और दूसरे हो गए माइन्यूट्स। ठीक है, अब ये दो हैं मीटिंग के डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है, विच रिकॉर्ड व्हाट एक्चुअली अकर्ड। अब ये रिकॉर्ड ये करेगा, एजेंडा तो है ना, ये बताएगा, ये मतलब बिफोर मीटिंग है, ये वो बताएगा कि टॉपिक क्या है मीटिंग में डिस्कस करना, और माइन्यूट्स बताएगा ये कि ये बताएगा नहीं, ये रिकॉर्ड करेगा जो मीटिंग में हुआ है, यानी कि आपकी मीटिंग अच्छी रही है, एनकरेज रही है, आपकी मीटिंग आप कह लें फेल हुई है या आपके टॉपिक पे पूरा नहीं उतरी, तो ये वट एवर जो भी है ये रिकॉर्ड करेगा ये वाला डॉक्यूमेंट। ठीक है, मीटिंग को नेक्स्ट डिटेल भी प्रोवाइड की गई एजेंडा की और माइन्यूट्स की। देखते हैं पहले एन एजेंडा इज अ सिंपल लिस्ट ऑफ टॉपिक्स टू बी डिस्कस इन ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग। जैसे हम एक ऐसे लिखने से पहले आउटलाइन नहीं बनाया करते थे, दो दो लफ्ज़ लिख के, मतलब दो चार मतलब वर्ड्स लिखे, एक आउटलाइन दूसरी तीसरी, ऐसे ही एजेंडा वो कहते हैं लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है सिर्फ जो हमने डिस्कस करने हैं। जैसे हम ऐसे की आउटलाइन बनाते थे, ऐसे आपने मीटिंग की आउटलाइन ड्रा करनी है, उसको हम कहेंगे मीटिंग का एजेंडा। ओके, अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ इंडिविजुअल हु हैव एग्रीड टू लेट डिस्कशन ऑफ दोज टॉपिक्स। इसमें क्या करना है, एडिशन जो होगा कि उन इंडिविजुअल्स के, उन पर्सन्स के नेम होंगे जिसने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है, जिसने जिस टॉपिक पर ब्रीफ डिस्कशन करनी है, उस इंडिविजुअल का, उस पर्सन का, उस एम्प्लॉय का नाम भी लिखा होगा। ठीक है, उस टॉपिक के साथ। एन एजेंडा हेल्प्स फोकस अ मीटिंग ऑन द कोर टॉपिक्स। अब डेफिनेटली हर पर्सन को पता है कि उसने इस टॉपिक पे डिस्कस करना है और सुनने वालों को भी पता है, तो एजेंडा क्या करेगा, मीटिंग को फोकस्ड रखेगा। डेफिनेटली जब टॉपिक लिखे होंगे तो आप इधर उधर नहीं जाएंगे, उन्हीं टॉपिक को डिस्कस करेंगे मीटिंग में। अलाउज यू टू कंट्रोल द पेस एंड फ्लो ऑफ मीटिंग, यानी कि मीटिंग का आप कह लें आप पेस एंड फ्लो उसका कंट्रोल कर सकेंगे। आपकी मीटिंग ना तो इधर उधर, यानी कि आपका जो पॉइंट है, आपका जो सर्कल है, आपका जो एजेंडा है उससे बाहर नहीं निकलेगी। आपका एक स्पेसिफिक मेन पॉइंट है ना जिसके लिए आपने मीटिंग कॉल की है, इस तरह एजेंडा के जरिए आप उसको मेंटेन कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। एंड आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट आइटम्स टू बी एक्टेड अपॉन, और इम्पॉर्टेंट आइटम्स, इम्पॉर्टेंट एक्शंस जिन पे आपने अमल करना है उस मीटिंग के बाद, आपको जो चीज़ें, जो स्टेप करने हैं, जो प्लानिंग करनी है, वो भी आपके आइडेंटिफाई हो जाएंगे उस मीटिंग में कि ये काम आपने इस मीटिंग के बाद करने हैं। ठीक है, मीटिंग्स विदाउट पब्लिश एजेंडाज जनरली सीम अनफोकस्ड एंड अनप्रोडक्टिव। पता चल गया अब पब्लिश एजेंडा के बगैर मीटिंग कैसी होती है, अनफोकस्ड ऑन एंड अनप्रोडक्टिव, यानी कि ना तो वो फोकस, डेफिनेटली जब उसके टॉपिक ही डिसाइड
डिसाइड नहीं है तो वो कैसे मेंबर्स उसके इंडिविजुअल जो मीटिंग में हैं वो कैसे फोकस करेंगे जब उनके पास कोई टॉपिक नहीं, उन्होंने डिस्कस क्या करना है। और अनप्रोडक्टिव भी, फिर उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट ही नहीं आएगा डेफिनेटली। एग्जाम्पल देखें, डेवलपमेंट टीम एजेंडा reported by Mr. Hamid on investigation of possible security software, reports by Miss Sana on development of database prototypes। अच्छा, ये आपको बता रहे हैं कि ये एजेंडा हो सकते हैं, आपकी मीटिंग का ये एजेंडा हो सकता है कि आप सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर की इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने मिस्टर हमीद को रिपोर्ट करना है, तो ये आपका एजेंडा है, आप इसमें यही सब कुछ डिस्कस करेंगे मीटिंग में। या मिस सना को डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस के लिए रिपोर्ट करना है, मिस सना रिपोर्ट बाय मिस सना अब डेटाबेस डेवलपमेंट की आप कह लें हेड ऑफिसर हैं या वट एवर जो भी, तो उन्होंने मीटिंग का उन्होंने मीटिंग कॉल किया या उनके बॉस ने मीटिंग कॉल किया है कि मिस सना रिपोर्ट करेंगी सब एम्प्लॉयज़ को अपने डेटाबेस प्रोटोटाइप्स के बारे में, ठीक है। मीटिंग में डिस्कशन ऑफ पॉसिबल हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, अब इसमें पॉसिबल हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के, आपकी कंपनी के, उसको डिस्कस करना है। रिव्यू डेडलाइंस फॉर प्रोजेक्ट एजेंडा फॉर नेक्स्ट मीटिंग, ठीक है। ये सारे अब एक मीटिंग का ये एजेंडा है, आप समझ लें कि अब जो मिस्टर हमीद हैं वो मीटिंग में बताएंगे अपनी जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है उसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में रिपोर्ट करेंगे, मिस सना अपने डेटाबेस के बारे में रिपोर्ट करेंगी, और जो सारे और एम्प्लॉयज़ हैं वो हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और एंड पे हम रिव्यू लेंगे अपने प्रोजेक्ट का, और फिर हम नेक्स्ट मीटिंग के लिए एजेंडा डिसाइड करेंगे इसी मीटिंग में। ये एक मीटिंग का एजेंडा है, समझ रहे हैं ना बात आप। नेक्स्ट देखिए, माइन्यूट्स आर आल्सो नोन एंड प्रोटोकॉल्स, इसको प्रोटोकॉल्स भी कहा जाता है, आर द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ मीटिंग्स पर्टिकुलरली ऑफ बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स ऑफ कॉर्पोरेशंस। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको पता होना चाहिए कि आप एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मतलब जो मेन पर्सन होते हैं ना 5 और 6 वो होते हैं, आप समझ लें वो सारे ऑनर्स जैसे आप कह लें, ऑनर्स इन सेंस के इस तरह के वो उसकी वर्किंग में सारे यानी कि उसको रन करने में सारे इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन ऑनर ज़रूरी नहीं है उनका होना, ठीक है। इस तरह स्टेक होल्डर्स भी या शेयर होल्डर्स भी इनको कहते हैं, इनका शेयर होता है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में इनका होल्ड होता है, ठीक है, ऑफ कॉर्पोरेशन, केप्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ द कॉर्पोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये माइन्यूट्स को कौन केप्ट करता है, यानी कि कौन रखता है, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स केप्ट करते हैं, ओके, या स्टेक होल्डर शेयर होल्डर्स केप्ट करते हैं, या सेक्रेटरी ऑफ द कॉर्पोरेशन इसको केप्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन का। अब ये मेन पर्सन है ना जो ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी के, कॉर्पोरेशन के, तो उनके पास ये होता है माइन्यूट्स, वो इसको रिकॉर्ड करते हैं, केप्ट करते हैं, ओके। They often give an overview of the structure of the meeting, starting with a list of those present, a statement of various issues before the participant। ये क्या करते हैं, पहले तो ओवरव्यू देते हैं कि मीटिंग का स्ट्रक्चर जो होगा। अब डेफिनेटली ये मीटिंग कंडक्ट करने वाले, कॉल करने वाले तो ये ओवरव्यू देंगे, और उसके बाद क्या करते हैं, स्टार्टिंग विद अ लिस्ट ऑफ दोज प्रेजेंट, अ स्टेटमेंट ऑफ वेरियस इशूज़ बिफोर द पार्टिसिपेंट। अब जो लिस्ट हैं जो आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपेंट्स के हवाले से एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर का ओवरव्यू देते हैं, कौन भला, ये स्टेक होल्डर्स या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो सेक्रेटरी है कंपनी का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, दे आर ऑफन क्रिएटेड एट द मोमेंट ऑफ द हियरिंग बाय अ टाइपिस्ट और कोर्ट रिकॉर्डर एट द मीटिंग। तो क्या करते हैं, एक टाइपिस्ट होता है मीटिंग में वो, या एक रिकॉर्डर होता है, वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है, जो जो कोई बात करता है, जो जो कोई डिसाइड होता है मीटिंग में, या जो जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो टाइपिस्ट टाइप कर रहा होता है या वो रिकॉर्डर रिकॉर्ड कर रहा होता है। हु में रिकॉर्ड द मीटिंग इन शॉर्ट एंड, यानी कि मीटिंग को वो रिकॉर्ड करता है। अब रिकॉर्ड इन सेंस ये नहीं कि वर्ड बाय वर्ड, मतलब वो अपने तरीके से, वो अपने काम में माहिर होता है ना, अगर टाइपिस्ट है तो रिकॉर्डर है तो उसको पता है मीटिंग को कैसे रिकॉर्ड करना है, वो शॉर्टली उस मीटिंग को रिकॉर्ड करता है, और फिर क्या करता है, एंड देन प्रिपेयर द माइन्यूट्स एंड इशू देम टू पार्टिसिपेंट आफ्टरवर्ड्स। तो फिर वो माइन्यूट्स प्रिपेयर कर लेता है उस वक्त, एट द टाइम मीटिंग को एट द स्पॉट रिकॉर्ड करता है, माइन्यूट प्रिपेयर करता है, और फिर बाद में पार्टिसिपेंट्स को वो इशू कर देता है माइन्यूट, ठीक है। अल्टरनेटिवली द मीटिंग में बी ऑडियो रिकॉर्डिंग और नोट्स टेकन। अब नोट्स टेकन, आप टाइपिस्ट को नोट्स टेकन भी कह सकते हैं, या तो मीटिंग आपकी ऑडियो रिकॉर्ड होगी, या ऑडियो रिकॉर्ड का मतलब है वो एज इट इज़ रिकॉर्ड कर रहे होंगे ना मीटिंग को, या फिर नोट्स लिए जाएंगे। अब मीटिंग के वो जो टाइपिस्ट है या जो भी वो माइन्यूट्स बना रहा है वो अपने तरीके से उसको रिकॉर्ड करेगा और बाद में उसके माइन्यूट्स प्रिपेयर कर लेगा, ठीक है। However, it is often important for the minutes to be brief and concentrate on material issue rather than being verbatim report. So the minute taker should have sufficient understanding of the subject matter to achieve this goal. तो यही बात मैं आपको कब से बता रही हूँ कि minute taker जो होगा उसको अपने काम का पता है, उसको पता है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। अब देखें ना मीटिंग में अगर इस तरह भी वो लोग पास बैठे होते हैं तो एक बंदे की बहुत ज़्यादा उसको प्यास लगती है, समझिए वो मिनरल वाटर्स के, पता है आपको बॉटल सामने पड़ी होती है टेबल
पे, उसकी बॉटल ख़त्म हो गई है, तो अब वो उधर खड़ा होगा, किसी को उसको कहेगा एक्सक्यूज़ भी मुझे बॉटल आई वांट टू ड्रिंक वाटर, या वो कहेगा मुझे प्लीज़ एक और बॉटल प्रोवाइड करें। अब ये भी एक बात तो होगी ना मीटिंग में, लेकिन अब माइन्यूट जो रिकॉर्डर है, जो टेकर है, उसको ये पता है कि ये बात तो फजूल है, ये तो लिखनी नहीं है। अब उसको उसके काम में उसको उसका एजेंडे के बारे में, उसको अपने पॉइंट पे जिस पे उसने फोकस करना है पता होगा। तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि उसको मटेरियल इश्यूज़ को डिस्कस करना है, उन पे कंसंट्रेट करना है, ना कि वर्बैटम रिपोर्ट एक बनानी है। एक ऐसी रिपोर्ट नहीं बनानी कि उसमें एक एक बात उस पर लिखी हो, काम की कोई बात ना हो। उसको अब मटेरियल इश्यूज़ पे, या डेफिनेटली वो अपने काम में माहिर होगा, तभी उसको माइन्यूट टेकर किया है ना अपॉइंट कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में या कॉर्पोरेशन में, तो वो उस तरीके से उसको रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा और बाद में फिर वो माइन्यूट प्रिपेयर कर लेगा। द माइन्यूट ऑफ सर्टन एंटिटीज सच एज कॉर्पोरेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट बी केप्ट एंड एन इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स। अब वो कह रहे हैं जो माइन्यूट्स होता है ये एक फजूल चीज़ नहीं होती, ये कॉर्पोरेट का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, यानी कि कानूनी तौर पर इसकी अच्छी खासी हैसियत है एक कॉर्पोरेशन के लिए, कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसको इसलिए ध्यान से तैयार किया जाता है और इसको कैप्ट किया जाता है। अब टाइप्स ऑफ माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग देख लेते हैं। फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी दो टाइप्स के हो सकते हैं माइन्यूट, फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल। अच्छा, फॉर्मल कौन सा होता है? आर ऑफन रिक्वायर्ड बाय फेडरल, स्टेट और लोकल लॉ, बाय लॉज, चार्टर और रेगुलेशंस। अच्छा, अब कंपनीज एक्ट है हमारे पास, कॉर्पोरेशन एक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी सारी चलती हैं इनके लॉज मौजूद हैं, एक्ट्स मौजूद हैं फेडरल लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी। फेडरल लेवल का मतलब है सेंट्रल लेवल पे, यानी कि एक पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आप कह लें कि कंपनीज एक्ट प्रोवाइड किया गया। कंपनीज एक्ट 2017 अब जो चल रहा है वो ये है, ठीक है, कि कोई भी कंपनी रजिस्टर होनी है, कंपनी बननी है, 2017 का एक्ट है कंपनीज एक्ट, उसके मुताबिक उसको अमल करना है। जैसे जैसे उसमें चीज़ें लिखी हैं वैसे वैसे उसको इशू करवाना है, रजिस्टर करवाना है, अपना हेड ऑफिस और सारी फॉर्मेलिटीज़ वो कंपनीज एक्ट में मौजूद हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि फेडरल, एक तो फेडरल लेवल पे होगा और लोकल लेवल पे भी, यानी कि अब पंजाब में अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशन, कंपनी बनानी है तो आपको पंजाब का जो एक्ट है, यानी कि पंजाब में कंपनी के लिए जो आपको बाई लॉज, जो चार्टर, जो रेगुलेशंस, जो भी लोकल लॉज फॉलो करने हैं वो आपने पंजाब के एक्ट से देखने हैं। समझ लेना बात, एक फेडरल सेंट्रल लेवल पे आपको प्रोवाइड की जाती है लेजिस्लेशन और एक आपको आप कह लें प्रोविंशियल लेवल पे प्रोवाइड की जाती हैं, तो आपने दोनों को फॉलो करना है, ठीक है। अब माइन्यूट क्या, वो कह रहा है ऑफन रिक्वायर्ड बाय फेडरल, स्टेट और लोकल लॉ, या तो आपकी फेडरल स्टेट आपसे रिक्वायर करती है या आपका लोकल लॉ रिक्वायर करता है। दे आर यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप बिफोर द नेक्स्ट मीटिंग एंड देन अप्रूव समथिंग आफ्टर बीइंग अमेंडेड। आपके जो मेंबर्स ऑफ मीटिंग है, जो मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी कि अगली मीटिंग से पहले उन सबको दे दिया जाता है, यानी कि अगली मीटिंग से पहले सबको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि उन्हें पता चल जाए कि लास्ट मीटिंग में हमने क्या हासिल क्या किया, ठीक है, अमेंड क्या हुआ है हमारी मीटिंग में, ये वट एवर। सैम्पल ऑफ मीटिंग माइन्यूट्स, मीटिंग माइन्यूट का ये सैम्पल हमें लिंक प्रोवाइड किया कि इसको हम ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें क्या है। ये देखें, ये वो आपका रिक्वायर्ड लिंक ओपन किया है, तो ये आपकी कंपनी का नाम है, वट एवर जो भी है, अटॉर्नीज एट लॉ, बहुत ना बारीक लिखा हुआ है। सैम्पल मीटिंग माइन्यूट, वेल, नेम ऑफ एसोसिएशंस, बोर्ड मीटिंग्स, attendees present। अब ये बोर्ड मीटिंग है। मीटिंग वॉज कॉल टू ऑर्डर एट 7 PM एट द मैनेजमेंट ऑफिस मीटिंग रूम, कोरम वाज एस्टैब्लिश, ठीक है। कोरम का ये मतलब होता है यानी कि डिसिप्लिन मेंटेन किया गया था। कोरम ये होता है कि एक मीटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, आपके समझ लें आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग का कोरम है कि आपके अगर 40 आप कह लें 20% होंगे ना तो तब मीटिंग होगी, अगर 20 या आप कह लें 20 से कम लोग आएंगे तो फिर मीटिंग नहीं होगी। अब कोरम इसको कहते हैं बच्चे के जो आपके मिनिमम मेंबरशिप होती है मीटिंग के लिए। अगर आप कह लें 50 मेंबर्स हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयज़ हैं जिनको आपने कॉल किया मीटिंग में, तो आपका कोरम है 25 मेंबर्स, ठीक है। मतलब 25 अफराद होंगे तो आपकी मीटिंग होगी, वरना मीटिंग आप कह रहे हैं जर्न हो जाएगी, डिसमिस हो जाएगी। तो अगर आपके मीटिंग में आप मतलब मेंबर्स काउंट करते हैं तो वो आते ही 20 हैं, तो आपकी मीटिंग बर्खास्त हो जाएगी, उसको एडजर्न कर दिया जाएगा या कैंसिल या डिसमिस या वट एवर जो भी कर जाएगा। कोरम समझिए ना बात, कोरम ये होती है कि नंबर जितने मिनिमम नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं आपकी मीटिंग को प्रोसीड करने के लिए। उसने ये पहले बता दिया कि इतने बजे 7 PM पे मीटिंग इस मीटिंग रूम में हुई है और कोरम भी था उसमें मीटिंग में, ठीक है। अब अटेंडीज प्रेजेंट, ये सारे नाम हैं उनके, और एब्सेंट जो हैं वो ये 2-3 नाम है। अब अप्रूवल ऑफ माइन्यूट्स, मोशन, वोट, रिजॉल्व, अब ये सारी वही बातें लिखे हुए हैं, ठीक है। नीचे अब देखते हैं हम अप्रूवल ऑफ माइन्यूट्स के बाद नीचे रिपोर्ट्स है और बिजनेस। अच्छा, असल काम ये है हमारा रिपोर्ट्स और बिजनेस। आफ्टर ये रिपोर्ट गिवन बाय बेट्सी
स्पेंडर वट एवर जो भी है। अब ये रिपोर्ट्स उसको दी गई हैं, यानी कि मीटिंग में हमने क्या किया, ट्रेयर्स कहते हैं खजानची जो रिपोर्ट होते हैं, यानी कि फाइनेंस रिपोर्टेड, इस पर्सन ने ये रिपोर्ट प्रोवाइड किया मीटिंग में, उसने इस पर डिस्कशन किया। अब मैनेजमेंट रिपोर्ट गिवन बाय रिलायबल वट एवर जो भी नाम है इसका, रिटर्न रिपोर्ट्स प्रेजेंट एंड मेंटेन इन एसोसिएशन रिकॉर्ड, ये सारे काम मीटिंग्स में हुए हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, ये रिपोर्ट्स यानी कि प्रोवाइड की गई हैं। अच्छा, बिजनेस के हवाले से जो हुआ है वो ये सारा लिखा है। मतलब ये क्या होता है, आपका ये मीटिंग का जो कुछ हुआ है ना मीटिंग में, वो ये सब कुछ आप इजी वर्डिंग में समझ लें के होता है। ठीक है, आप इसको फर्दर बाकी डिटेल से पढ़ सकते हैं। मैंने तो आपको ऊपर से ओवरव्यू दिया ना माइन्यूट्स का, देख के हमने खोल के, आपके पास लिंक है, आप इसको खोलें, आप सब कुछ इसका स्टडी करें, बल्कि इधर पूरी लिस्ट दी गई थी आपके लिंक में, आप एक एक चीज़ को खोल के डिटेल से पढ़ें। ठीक है, आपको अच्छा क्लियर होगा। अब हमें जो मीटिंग के दो डॉक्यूमेंट्स से, एक एजेंडा और माइन्यूट, वो क्लियर हो गया। अब हम प्रपोजल्स की तरफ आते हैं। अब मेमोरेंडम का आपको पता चल गया ना, हमने मेमोरेंडम के बारे में पढ़ा, मेमोरेंडा डिस्कस किया, फिर हमने मीटिंग के दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डिस्कस किए। अब हम प्रपोजल्स की बात करते हैं। अब फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट, अब ये बात याद रखनी है, मेमोरेंडा फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकता था, लेकिन प्रपोजल क्या है, ये फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट है। सोलिसाइटिंग बिजनेस एंड स्पेलिंग आउट व्हिच विल बी डिलीवर द कॉस्ट, टर्म्स, कंडीशन एंड सो फॉर्थ। क्या करता है, बिजनेस को आप सॉलिसिलेट करता है और स्पेल आउट करता है कि जो चीज़ आपने डिलीवर की, कोई कॉस्ट है, टर्म है, कंडीशन है, जो भी आपके बिजनेस ने डिलीवर किया, जो चीज़ उसने सेल की, वट एवर, प्रपोजल जो है आपके बिजनेस का, उसमें डिस्कस होता है प्रपोजल में। ठीक है, ये सारी बातें। एम है बिजनेस प्रपोजल का इज़ टू एस्टैब्लिश अ वर्किंग रिलेशनशिप टू मेक इट हैपन। आपका वर्किंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करें, यानी कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को कोई गुड्स डिलीवर कर रही है, कोई आप कह लें कोई जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो डिलीवर कर रही है, तो वो आपके प्रपोजल में होनी चाहिए। अब प्रपोजल क्या करेगा, आपका जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो उसको मेनटेन रखेगा। इट्स अ वे ऑफ सेइंग आई हैव एन आइडिया, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, लेट्स मेक इट हैपन टुगेदर। अब आपके पास कोई गुड्स है, ठीक है, आपकी कंपनी, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है कोई गुड्स प्रिपेयर करती है। अब आपको ये पता चला अपने रिसोर्सेज से कि एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशन, कंपनी है, उसको उन गुड्स की ज़रूरत है। अब आप उनको एक प्रपोजल भेजेंगे। अब प्रपोजल में आप ये लिखेंगे कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशन है, वो इस तरह के गुड्स प्रोडक्ट करती है, मैन्युफैक्चर करती है, तो हम आपको इस कॉस्ट पे अच्छी गुड्स इन कंडीशंस पे भेज सकते हैं। ठीक है, उनको आपने प्रपोजल एक भेजा है। अब प्रपोजल क्या होता है कि आप ये उन्हें कहें, ये आपका एक शॉर्टली ना आपको समझाने के लिए लाइन दी गया है कि आपके आई हैव एन आइडिया, यानी कि उनको एक प्रॉब्लम है ना कि उनको वो चीज़ें चाहिए, उनको कहीं अच्छी जगह से मिल नहीं रही अच्छी तरह चीज़ें, प्रोडक्ट्स, वो, तो आप उनके कहें मेरे पास आपके लिए एक आइडिया है, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, लेट्स मेक इट हैपन टुगेदर, और उसको मिलकर सॉल्व करते हैं। अब मोटा मोटा तो आप ये लिखेंगे, आगे अंदर प्रपोजल में फर्दर आप ये भी लिख देंगे कि हमारी जो कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, कॉर्पोरेशन, वट जो भी है, एक ही चीज़ में ये समझा जाता है। ज़्यादा इसका लीगल डिफरेंस है, लेकिन आपके लेवल पे इसको नहीं समझना। ठीक है, अच्छा, आप कह लें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब कुछ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, हम आपको दे सकते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो परसू द पोटेंशियल कस्टमर और परचेज गुड्स और सर्विस। देखिए मेन बात आ गई, परसू का मतलब होता है उभारना। आपको जो पोटेंशियल कस्टमर है, यानी कि आप डेफिनेटली वो दूसरी कंपनी जो है जिसको वो चीज़ें चाहिए और आप वो चीज़ें बना रहे हैं और बेच रहे हैं, तो वो आपका कस्टमर ही बन गया ना। आपने अपने उस कस्टमर को परसू करना है, उभारना है, क्या कि आपकी चीज़ों को परचेज करे, आपकी गुड्स और सर्विस को वो परचेज करे। और टू परसू योर एम्प्लॉय टू फंड अ प्रोजेक्ट और टू इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम दैट यू वुड लाइक टू लॉन्च। अब ये सिर्फ इसके लिए नहीं होता प्रपोजल कि आपने अपने कस्टमर को इन्हेंस करना है। प्रपोजल का एक और भी इधर बताया जा रहा है पर्पस के परसू योर एम्प्लॉयर। आपने अपने एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय भी प्रपोजल एम्प्लॉयर को दे सकता है, वो ये बताएगा उसको कि वो फंड इसमें करे, अपने इन्वेस्ट करे, क्योंकि वो एक नया प्रोग्राम लॉन्च करना चाह रहा है जिसमें उसके फंड की ज़रूरत है उसको, और फ्यूचर में उसको बेनिफिट होगा इससे। ठीक है, A proposal should contain necessary information about the services and product offers। अब अगर आपने प्रपोजल लिखा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रही है, प्रोडक्ट्स बना रही है, तो अब उनकी इन्फॉर्मेशन, उनकी नेसेसरी डिटेल सिर्फ होनी चाहिए, सब कुछ नहीं। उन चीज़ों की जो आप उसको ऑफर कर रहे हैं, उसको प्रपोज कर रहे हैं, उनकी, उन गुड्स की, सर्विसेज की, प्रोडक्ट्स की नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, नेसेसरी डिटेल आपने ओनली प्रपोजल में प्रोवाइड करनी है।
रिसीप्ट ऑफ दैट प्रपोजल टू डिसाइड वेदर टू अप्रूव द प्रोजेक्ट और नॉट। और आपने उनको ये भी बताना कि आप हमारी ऑफर को इसको आप अप्रूव कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। योर प्रपोजल मस्ट स्टेट व्हाट यू आर प्रपोजिंग। आपके प्रपोजल में ये बात जरूर होना चाहिए कि आपको किस बात की तरफ उसको परसू कर रहे हैं, कि आप प्रपोज कर रहे हैं उसको। आप उसको कोई गुड्स और सर्विसेज अपनी प्रोडक्ट्स बेचना चाह रहे हैं वो प्रपोज कर रहे हैं, आप उससे फंड कलेक्ट करना चाह रहे हैं वो प्रपोज कर रहे हैं, आप उसको अपना कस्टमर बनाना चाह रहे हैं। जो चीज़ आप प्रपोज कर रहे हैं ना, जिस चीज़ की तरफ आप उसको परसू कर रहे हैं, उभार रहे हैं, जिसलिए प्रपोजल लिख रहे हैं, ये चीज़ आपने क्लियरली स्टेट करनी है। और हाउ यू प्लान टू डू इट, और अगर उसकी कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, जैसे ऊपर हमने पढ़ा, तो आपका क्या प्लान है उसको करने के लिए। और व्हेन यू प्लान टू डू इट, और कब आप उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाउ मच इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट, और आपने ये भी बताना है, कॉस्ट के वाले से भी बता देना, ठीक है, कि आपको ये इतनी कॉस्ट में या इस कंडीशन पे ये चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। ओके। Most organizations rely on successful proposal writing for their continued existence. You will most likely spend a major part of your professional life writing proposal. वो क्या है, बहुत सी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सी कंपनीज हैं, वो रिलाई करती हैं, यानी कि इन्हिसार करती है ऑन सक्सेसफुल प्रपोजल राइटिंग। एक डेफिनेटली अगर आपका प्रपोजल ऐसा होगा कि वो जो रीडर है, जो आपका कस्टमर है, उसकी अटेंशन सीख कर रहा है, उसको वो अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली वो आपका कस्टमर बन जाएगा ना। तो वो कह रहे हैं कि ये बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन का रिलाई इस पे होता है कि वो एक अच्छा प्रपोजल तैयार करें अपनी कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस के लिए, यानी कि आप खुद को मेनटेन रखने के लिए, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन रहने के लिए अपने अच्छे वो प्रपोजल तैयार करती हैं, ताकि लोग जो उनके कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर, उनकी तरफ इन्हेंस हों और वो उनकी जो इंटरेस्ट है वो सीख करते हैं, ठीक है, उनके अटेंशन सीख करते हैं। अब जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं प्रपोजल का। लर्न द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रपोजल। प्रपोजल शेयर अ जनरल डॉक्यूमेंट आर्किटेक्चर विच इज यूजली मॉडिफाइड टू सूट स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ पर्पस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। जो प्रपोजल का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर है, वो ये हम देखते हैं इसको। फ्रंट मैटर, बॉडी और इंट्रोडक्शन, टेक्निकल अप्रोच, मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट, वर्क प्लान, एंड मैटर, ठीक है। अब फ्रंट मैटर क्या होता है? द फ्रंट मैटर ऑफ अ प्रपोजल इंक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। फ्रंट मैटर में ये वाले कंपोनेंट्स होते हैं, ये कंपोनेंट्स आपने याद भी रखने हैं। लेटर ऑफ ट्रांसमिटल, टाइटल पेज, समरी, टेबल ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड टेबल। आपने पहले प्रपोजल में, जैसे आपके बुक पे नहीं पहले होता टाइटल पेज और टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है कि इस पेज पे आपने ये मेंशन किया, इस पेज पे ये मेंशन किया। आप ना इसको एक अपने माइंड में इसका वाइड कॉन्सेप्ट करें प्रपोजल का कि ये बिजनेस डॉक्यूमेंट है, कोई डेफिनेटली इट इज़ अ ब्रॉड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अब पहले हम उसके ये टेबल ऑफ कंटेंट तैयार करेंगे, यानी कि इस पेज पे ये चीज़ हमने लिखी हुई है टाइटल पेज में, और उसकी पहले समरी तैयार करें कि हमने प्रपोजल में ये कुछ आपको मिलेगा। जैसे आप कह लें प्रॉस्पेक्टिस नहीं होते कॉलेजेस के, स्कूल्स के, तो वो पहले टेबल ऑफ कंटेंट होता है, उसका भी एक थोड़ा सा दिया होता है, ऐसे आप इसको कंसिडर कर लें, ठीक है। बॉडी में देखें, इन द इंट्रोडक्शन टू अ प्रपोजल डू द फॉलोइंग। इंट्रोडक्शन में क्या करें? आइडेंटिफाई द मोटिवेटिंग नीड ऑफ प्रॉब्लम। उसकी जो नीड है, उसकी जो प्रॉब्लम है, आप उसको आइडेंटिफाई करें। आप कहें कि मुझे पता है आपको ये प्रॉब्लम है, और फिर डिवेलप द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट इन विच दिस प्रॉब्लम हैज़ बिन हाईलाइटेड। ऐसा कॉन्टेक्स्ट डिवेलप करें, ऐसी बातें उसके सामने करें जिसमें वो बंदा ये समझे कि डेफिनेटली कि इस प्रपोजल लिखने वाले ने तो मेरी सारी असल बात समझ ली और वाकई मुझे यही प्रॉब्लम थी, ठीक है। हाईलाइट करें उसकी प्रॉब्लम को, उसकी नीड को। अब इन एक्सटर्नल प्रपोजल बी श्योर यू आर रिस्पॉन्डिंग टू द पब्लिश नीड एंड मोटिवेट एज आइडेंटिफाइड बाय द आउटसाइड एजेंसी। वही बात कि आप उसकी नीड को मोटिवेट करें, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट करें। एंड मैटर में आप बिब्लियोग्राफी, रिज्यूम्स, अपेंडिक्सेस। बिब्लियोग्राफी आपको पता है क्या होती है कि जहाँ से आपने कोई चीज़ ली गई है उसको लिखते हैं। रिज्यूम्स भी और अपेंडिक्सेस भी, मतलब ये आपने इधर लिखा है और वो नीचे लाइन लगा के जो नीचे नहीं लिखे होते इसको कहते हैं बिब्लियोग्राफी। और अपेंडिक्सेस ये होता है कि आपने वो बीच में आप कह लें कि आपने कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जिनको डिटेल प्रोवाइड करना नेसेसरी है, तो वो अपेंडिक्स में आप वो कर देते हैं ऐड। फॉर सैम्पल प्रपोजल प्लीज़ विजिट द, ये अब लिंक हमको हम विजिट करते हैं सैम्पल प्रपोजल के लिए। इसमें देख लेते हैं कि ये लिंक हमें क्या दिखा रहा है। ये देखें, ये लिंक ओपन हुआ है सैम्पल प्रपोजल का, सैम्पल बिजनेस प्रपोजल। ये ना सॉरी फुल स्क्रीन नहीं है इसमें, कुछ आपको लेकिन क्लियर हो रहा होगा, देख लेते हैं। डाउनलोड ना हो, ये तो डाउनलोड ही नहीं है। वेल डाउनलोड करके देखते हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको क्लियर कर दूँ, लेकिन ये इधर पता नहीं डाउनलोड प्रॉब्लम कर रहा है। बट एवर आप इसको खुद एक बार करके ना देख लीजिएगा, या मुझसे नहीं अब हो पा रहा ये सैम्पल इसका। मोबाइल कार्ड, बिजनेस प्लान,
विजुअल यू आर एडिटिंग ऑफ, नहीं यहाँ नहीं है प्रपोजल आपको प्रोवाइड किया, आई थिंक ये आपको डाउनलोड ही करना पड़ेगा, ठीक है। डाउनलोड करके आप इसको एक बार डिटेल से पढ़ ले, मुझसे अब ये हो नहीं रहा, वरना मैं अभी या ये टाइम कंज्यूमिंग है, लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा, तो आप इसको एक बार खुद से पढ़ें। प्रपोजल में वही चीज़ें आएंगी, वरना अगर आपको ये नहीं मिल रहा तो आप इस तरह करें, गूगल पे जाएं, आप वहाँ लिखें कि बिजनेस प्रपोजल कोई सा भी, तो वहाँ से आप बिजनेस प्रपोजल लेके पढ़ें, ठीक है। अगला ये लेक्चर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। थोड़ा सा आपका टिपिकल और टेक्निकल हो रहा है आपका सब्जेक्ट, आप इसको फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल क्लियर इट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।